Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 physical activity trainer code 845. आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे। इससे पहले सिलेबस वीडियो में हमने सिलेबस, बुक्स, रिसोर्सेज इन सभी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन किया है एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये सभी टॉपिक्स आपको कहाँ पर गिवन है या फिर आपको चैप्टर को कहाँ से कवर करना है, फ्रॉम द CBSE स्टडी मटेरियल, जो आपको फ्रीली CBSE वेबसाइट पर मिलता है। एंड उसे कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए स्टेप्स मैंने आपको सिलेबस वीडियो में बताए हैं। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट लर्निंग से रिलेटेड होता है। जब भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, चाहे वो कोई कंसेप्ट हो या कोई स्किल हो, अगर हमने कोई चीज़ सीखी है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमने वो कितनी सीखी और कितने अच्छे से सीखी, ये चीज़ हमें बताता है असेसमेंट। असेसमेंट ज़रूरी है ये देखने के लिए कि आपने क्या और कितने अच्छे से सीखा। जब भी हम सीखने की बात करते हैं तो हम अगर स्कूल में हैं तो हम किससे सीखते हैं? हम अपने टीचर से सीखते हैं। वो हमें अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग स्किल्स सिखाते हैं। यहाँ पर असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि जब तक असेसमेंट नहीं होगा तब तक टीचर्स ये नहीं समझ पाएंगे कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है और साथ ही कितने अच्छे से समझ में आया है और उसमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है, उन्हें दोबारा समझाना होगा या फिर और कौन से वेज का यूज़ करना होगा ताकि स्टूडेंट्स उस चीज़ को और अच्छे से समझें। ये सभी चीज़ें समझने के लिए असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल में। अंडरस्टूड? यहाँ पर असेसमेंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज करते हैं आपका यूनिट टेस्ट है जहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जब टीचर आपकी आंसर शीट चेक कर रहे हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अच्छे से आंसर किए हैं, बट जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ से टीचर को क्या समझ में आएगा? टीचर को ये समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें टीचिंग के वे में कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, सो दैट स्टूडेंट्स को ये भी पता चल पाए कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर टीचर को ये पता चला कि जो टीचिंग का मेथड है उसमें क्या चेंजेस नीडेड हैं, राइट? इसी तरह से जब स्टूडेंट्स अपने इन आंसर शीट्स को देखेंगे और वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि टीचर ने कहाँ कहाँ पर हमारी मिस्टेक्स बताई हैं, तो स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि हमें अपने लर्निंग के मेथड्स में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। इसका मतलब क्या है कि जब भी असेसमेंट कंडक्ट होगा तो उसमें जो भी एक्टिविटी है, जैसे यहाँ पर हमने टेस्ट का एग्जाम्पल लिया है, आपका यूनिट टेस्ट है तो ये भी एक असेसमेंट ही है। तो असेसमेंट में वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसके थ्रू टीचर्स को पता चलता है कि उन्हें अपने टीचिंग के मेथड में क्या चेंजेस करने हैं एंड स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उन्हें अपने लर्निंग में क्या चेंजेस करने हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ को मिलाकर हम कहते हैं ये है असेसमेंट। ओके, असेसमेंट में ये पता चलता है कि एक स्टूडेंट क्या समझता है, क्या जानता है और क्या नहीं। यहाँ पर अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब आपने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है उस चीज़ को नहीं समझा, ये चीज़ आप नहीं जानते। तो इस तरह से हमें असेसमेंट के थ्रू पता चलता है कि कब आप कौन सी चीज़ में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कब कौन सी चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। अंडरस्टूड? एज अ स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि आपको अलग अलग टाइप के वर्क असाइन किए जाते हैं। कभी आपके टीचर आपको होमवर्क देते हैं, कभी आपके क्लास में ही टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, देन कभी कभी आपका ऐसे कंपटीशन भी होता है, फिर आपको रिपोर्ट्स बनाने को भी दी जा सकती हैं। एंड मोस्टली सब्जेक्ट्स जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं वहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं।
और कभी-कभी हमें क्लासरूम डिस्कशन भी करना होता है, लाइक हमें कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा जिस पर हम डिस्कशन करते हैं, एंड ये एक हेल्दी डिस्कशन होता है क्योंकि इसके थ्रू हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। लाइक हमें अपनी बात दूसरे के सामने कैसे रखनी है, ये चीज़ हम क्लासरूम डिस्कशन में बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। और साथ ही हम ये भी सीखते हैं कि हमें दूसरे की बात को कैसे सुनना है और समझना है। ये सभी चीज़ें, ये जो वर्क हमें असाइन किया जाता है एज अ स्टूडेंट, ये क्यों किया जाता है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमने जो चीज़ें सीखी हैं उन्हें एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और जब हम उन्हें एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हमने कितना लर्न किया और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो जो भी स्टूडेंट वर्क होता है जो हमें टीचर्स देते हैं, वो सभी हेल्प करते हैं टीचर को ये ऑब्जर्व और एनालाइज करने में कि हमने क्या सीखा और कितने अच्छे से सीखा। जैसे अगर आपका टेस्ट होगा और उसमें आपकी जो भी ग्रेड या मार्क्स आएंगे, उसके थ्रू टीचर ये एनालाइज कर पाएंगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्सली आपकी परफॉर्मेंस इसी चीज़ पर बेस्ड होगी कि आपको चीज़ें कितने अच्छे से समझ में आई। इसी तरह से जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क में ये ट्राई किया जाता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसा काम दिया जाए जिसमें आप उस चीज़ को खुद से एनालाइज करें कि क्या ये चीज़ सच में मैं कर पा रहा हूँ। मीन्स आप खुद की एबिलिटी को देखते हैं। लाइक आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया होमवर्क में जो उसी क्वेश्चन जैसा था जो आपको क्लास में दिया गया, बट आप उसे होमवर्क में सॉल्व नहीं कर पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपने वो क्लास में अच्छे से नहीं समझा या फिर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया। तो वही चीज़ आपको कैसे पता चली है? होमवर्क करके। इसी तरह से ये जो अलग अलग वर्क होते हैं जो स्टूडेंट्स को असाइन किए जाते हैं, ये सभी असेसमेंट का ही पार्ट हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का पता चलता है, हमें पता चलता है कि वो चीज़ों को कितने अच्छे से समझ रहे हैं। अंडरस्टूड? नॉलेज और स्किल्स को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने स्कूल में ही सीख पाते हैं, एंड इसलिए वहाँ पर असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है ताकि ये समझा जाए कि स्टूडेंट्स ने कितनी नॉलेज गेन की और कितनी स्किल्स सीखी और कितने अच्छे से सीखी। यहाँ पर अगर किसी भी इंस्ट्रक्टर मींस किसी भी टीचर को ये देखना है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट को कितने अच्छे से सिखाया है एंड उनके स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे से सीखा है, तो उन्हें प्रॉपरली एक असेसमेंट का प्लान बनाना होगा और उस प्लान पर वर्क करना होगा। मींस जैसा असेसमेंट में प्लान है कि हमें प्री असेसमेंट ये सभी तैयारियां करनी है, फिर जब असेसमेंट होगा तब पर्टिकुलरली ये एक्टिविटीज करनी है। इस टाइप से पूरा प्लान बनाना होगा और इस पूरे प्लान को फॉलो करना होगा, एंड तभी ये इंस्ट्रक्टर एंड टीचर्स ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि स्टूडेंट की लर्निंग में कैसे इंप्रूवमेंट की नीड है एंड वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। देन नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है असेस। असेस का मतलब होता है टू सिट बिसाइड द लर्नर। ये इसका लिटरल मीनिंग है। लिटरल मीनिंग मतलब इस वर्ड का मीनिंग है, बट क्योंकि हमें पता है कि असेसमेंट इससे डिराइव हुआ है, तो असेसमेंट का मतलब क्या है? असेसमेंट में हम एक ऐसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं जहां पर आप किसी चीज के बारे में जजमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर किस चीज के बारे में जजमेंट बनाते हैं? जब भी कोई स्टूडेंट जो एक लर्नर है, लर्नर का मतलब वो कुछ सीख रहा है, कोई भी स्किल या कोई कंसेप्ट, ऐसे लर्नर के साइड में बैठना है। तो इसका बैठने का मतलब क्या है? यहाँ पर हम एक्चुअल बैठने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें उसे ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, उसके बारे में जजमेंट बनाना है, और इसी चीज को हम कहते हैं असेसमेंट। यहाँ पर ये जो लिखा है टू सिट बिसाइड, तो ये एक्चुअली ये मीनिंग नहीं है, सिर्फ बैठना ही असेसमेंट में इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर टू सिट बिसाइड से मतलब है कि आपको उस चीज को प्रॉपरली एनालाइज करना है। ओके, असेसमेंट एक सिस्टमैटिक बेसिस होता है जिससे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसी है, एंड यहाँ पर सिस्टमैटिक बेसिस से ये मतलब है कि हर चीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड होगी। मतलब हम पहले से ही एक प्लान बना लेते हैं असेसमेंट के लिए, एंड हम उसी प्लान के अकॉर्डिंग सारे इन्फेरेंसेस करते हैं। मीन्स हम यहाँ पर ये चीज़ कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि स्टूडेंट ने कितना समझा, और अगर उसने कम समझा या फिर उसको अच्छे से नहीं समझ में आया तो हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है उसके लर्निंग मेथड में या फिर अपने टीचिंग मेथड में। ये चीज़ हमें कैसे पता चली? क्योंकि हमारे पास वो ऑलरेडी प्लान था
जिसमें हमने ये सभी चीज़ें पहले से ही प्लान कर रखी हैं। सो इसलिए हमने कहा है असेसमेंट एक सिस्टमैटिक बेसिस होता है एंड इससे हम स्टूडेंट की लर्निंग को समझते हैं एंड इसी वजह से हमने असेसमेंट को एक इफ़ेक्टिव टूल माना है जिसकी हेल्प से हम लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इवेल्युएट कर रहे हैं, हमने सिर्फ देख लिया कि लर्निंग कैसी हुई, नहीं, उसके बाद जब हमने ये समझ लिया है कि लर्निंग कैसी हुई, अब हम ये भी देखेंगे कि उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट की ग्रेड डी आई है, इसका मतलब वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो उस इम्प्रूवमेंट को कैसे किया जाए इम्प्लीमेंट, ये चीज़ भी हमें असेसमेंट ही बताता है। अंडरस्टूड? हमेशा कोई भी असेसमेंट होगा उसे 2 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। सबसे पहला व्हाट वाज लर्न्ड मींस क्या सीखा गया और कितने अच्छे से सीखा गया। अगर किसी भी असेसमेंट में इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो असेसमेंट प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं किया गया। अगर वो प्रॉपर्ली कंडक्ट किया गया है, वो प्रॉपर असेसमेंट है, तो हमें इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा कि क्या सीखा है और कितने अच्छे से सीखा है। सपोज करते हैं एक स्टूडेंट है जिसने कभी स्विमिंग नहीं सीखी बट वो अब स्विमिंग सीखना चाहता है। इसका मतलब वो एक न्यू स्किल सीखना चाहता है, यही उसका गोल है। तो एज एन इंस्ट्रक्टर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आप सबसे पहले उसे वो स्किल सिखाएंगे एंड यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप पहले पूरी स्किल सिखाएं और फिर उसे असेस करें। नहीं, आपको पहले ही जब आप पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, आपको उसी के साथ असेसमेंट भी इंक्लूड करना है। मीन्स दोनों चीज़ों को सेपरेट नहीं रखेंगे। जब आपने उसे कुछ सिखाया तो आप उसे हैंड टू हैंड एसेस भी करें, इवेल्युएट भी करें, ये समझने के लिए कि जो आपने समझाया वो उसे समझ में आया या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूरे ईयर सिर्फ पढ़ाया जाता है और आपका कोई भी टेस्ट ना कंडक्ट कराया जाए, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, तो क्या होगा? आपको कोई भी चीज़ एंड ऑफ द ईयर लर्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका कोई असेसमेंट किया ही नहीं गया। इसलिए बीच बीच में आपके यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, इस तरह के टेस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? सो दैट ये जो टीचिंग का प्रोसेस है ये कंप्लीटली सेपरेट ना रहे एंड असेसमेंट और टीचिंग साइमल्टेनियसली होते रहें, ताकि ये समझ में आता रहे कि आपको क्या समझ में आया, आपने कितना सीखा और कितना नहीं। तो इस चीज़ के लिए हमें दोनों चीज़ों को सेपरेट रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली कैरी आउट करने की नीड है एंड तभी हमें पता चल पाएगा कि स्टूडेंट अपना गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहा है या फिर नहीं, या फिर हो सकता है कि स्टूडेंट इस प्रोसेस में अपना गोल अचीव कर भी ले। तो ये सभी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? बाय द मीन्स ऑफ असेसमेंट। अब सपोज करते हैं आपके यूनिट टेस्ट 1 में आपको कहा गया है कि आपके चैप्टर 1 एंड 2 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यही आपका सिलेबस है टेस्ट के लिए, ठीक है, और टीचर ने आपको यही 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं और फिर एग्जाम में आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस चैप्टर 3 से भी आए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि मैम ये तो सिलेबस में था ही नहीं और आपने ये चीज़ पढ़ाई भी नहीं, तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं टेस्ट में? तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जब आपको प्रॉपर असेसमेंट ऑप्शन चूज करना है तो उसके लिए 2 फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे। सबसे पहला ये है कि आप उस चीज़ का असेसमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने उसे सिखाया नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर चैप्टर 3 पढ़ाया ही नहीं गया तो फिर उसका टेस्ट कैसे लिया जा सकता है? उसी तरह से अगर कोई स्किल है वो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको नहीं सिखाई तो उस चीज़ का असेसमेंट भी वो नहीं कर सकते। देन यू कांट असेस विदाउट अ गोल। जैसे यहाँ पर हमने बताया है कि हमारा गोल इस टेस्ट के लिए ये है कि हम ये समझना चाहते हैं कि आपने चैप्टर 1 और 2 को कितने अच्छे से समझा। तो यहाँ पर हमारे पास एक गोल है एंड हमेशा हर एक असेसमेंट का एक पर्टिकुलर गोल होता है जिसके लिए वो असेसमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। बिना गोल के कोई भी असेसमेंट कंडक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट आपको गिवन है: टीचर ऑब्जर्वेशन, होमवर्क, पीयर ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ असेसमेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देम इन डिटेल। सो फर्स्ट टाइप
इज टीचर ऑब्जर्वेशन एंड ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। जब हम फिजिकल एजुकेशन क्लासेस की बात करते हैं तो क्योंकि हमें पता है फिजिकल एजुकेशन में स्टूडेंट्स जनरली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे। जब भी कोई स्टूडेंट कोई भी गेम खेल रहा है तो अगर टीचर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो गेम किस तरह से खेल रहे हैं, तो वो ये देख पाएंगे कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है और कहाँ पर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ कब पता चलेगी? जब टीचर ऑब्जर्व करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि टीचर ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है। और हम जब टीचर ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो टीचर ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है? साइकोमोटर परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं। साइकोमोटर परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? सपोज करते हैं कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल यहाँ से यहाँ पर आने वाली है और आपको कब किक करना है फुटबॉल को, ये चीज़ आप माइंड में सोचेंगे भी। और ऐसा नहीं है सोचने के बहुत देर बाद आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं, जैसे ही आपने सोचा वैसे ही आपने उसे किक कर दिया। इसका मतलब है आप अपने माइंड और अपने मोटर एबिलिटीज को एक साथ कितने इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज़ इवेल्युएट की जाती है बाय टीचर ऑब्जर्वेशन। तो टीचर ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई भी स्पोर्ट सीख रहे हैं, कोई भी गेम सीख रहे हैं, तो क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप की स्किल्स इन्वॉल्व होंगी, ये स्किल्स आप और बेटर कर सकें या फिर जो स्किल्स आप ऑलरेडी बेटर कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको एक टीचर ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएंगी, क्योंकि टीचर उन्हें प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि आप कहाँ पर अच्छे हैं और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है। ओके, टीचर ऑब्जर्वेशंस के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे बैक ऑफ द वॉल टेक्निक। यहाँ पर आपके पोस्चर को एनालाइज किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो इमेजेस आपको गिवन हैं। जो फर्स्ट इमेज है वहाँ पर पोस्चर एकदम करेक्ट है, एंड ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर एक वॉल है एंड उसी के कंपैरिजन में हम ये देख रहे हैं कि आपका पोस्चर करेक्ट है या फिर नहीं। अगर वॉल के साइड में खड़े नहीं होते तो मे बी हमें ये समझ में नहीं आता, हम प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बट क्योंकि यहाँ पर वॉल के साइड में वो स्टूडेंट खड़ा है, सो हमें दिख रहा है कि उसका पोस्चर प्रॉपर है या फिर नहीं। तो फर्स्ट इमेज में पोस्चर प्रॉपर है, बट सेकेंड इमेज में पोस्चर प्रॉपर नहीं है। देन नेक्स्ट टेक्निक इज स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब सिंपली टीचर ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे आप जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्टूडेंट्स ये चीज़ टीचर्स कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कौन सी टीम जीती है। लाइक अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें से फर्स्ट कौन आएगा ये कैसे पता चलेगा? टीचर आपको ऑब्जर्व करेंगे एंड वो इतने डिटेल में ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि भले ही टू स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, बट वो फिर भी ये प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे कि पहले कौन से स्टूडेंट ने क्रॉस की है लाइन। तो वो चीज़ कैसे पता चली? स्कैनिंग के थ्रू। मीन्स सिंपली वो ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, टीचर ऑब्जर्वेशन के लिए दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको एक्टिविटी एरिया के बाहर खड़े होना है, क्योंकि अगर आप एक्टिविटी एरिया के अंदर ही होंगे तो हो सकता है कि आप किसी स्टूडेंट को प्रॉपरली ऑब्जर्व ना कर पाएं। इसलिए आप एक्टिविटी एरिया के बाहर रहेंगे और एक ऐसी पोजीशन पर रहेंगे जहां से आप पूरी क्लास को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सो दैट किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस मिस ना हो। एंड यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल गिवन है असेसमेंट प्लान के लिए। तो यहाँ पर हम कौन सी स्किल पर फोकस कर रहे हैं? रनिंग। मीन्स हमें ये देखना है कि स्टूडेंट्स की रनिंग स्किल कैसी है। तो इसके लिए हमने ये पूरा असेसमेंट प्लान बनाया है, जहाँ पर हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर स्पेस बनाया। सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखा है, देन स्टूडेंट नेम, देन ग्रेड एंड देन रोल नंबर। ये सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं। अब क्योंकि हम असेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें अलग अलग चीज़ों पर फोकस करना होगा, लाइक आर्म और लेग अपोजिशन, देन टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड। मीन्स हर चीज़ पर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। तो जहाँ पर जिस भी स्टूडेंट की कमी हमें दिखेगी, हमें लगेगा कि वहाँ पर प्रॉब्लम है, वही चीज़ हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। एंड अगर कोई स्टूडेंट उस पर्टिकुलर मूवमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो हम उस चीज़ को मार्क कर सकते हैं। इसका मतलब है हम यहाँ पर इस असेसमेंट के थ्रू ये एनालाइज करने वाले हैं कि हर एक स्टूडेंट की रनिंग स्किल कितनी अच्छी है, एंड जहाँ पर हमें लगेगा कि इम्प्रूवमेंट की नीड है, हम वही स्पेसिफिक पॉइंट उस स्टूडेंट को कन्वे करेंगे कि आपको कहाँ पर इम्प्रूव करना है एंड कहाँ पर आप ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
देन नेक्स्ट टाइप इज होमवर्क, मीन्स एक ऐसा वर्क जो स्टूडेंट को अपनी फिजिकल एजुकेशन क्लास के बाहर कंप्लीट करना है। बाहर से जनरली मतलब आपका घर होता है, लाइक आपको होमवर्क असाइन किया जाएगा तो वो आप अपने घर पर जाकर कंप्लीट करते हैं। एंड जब बात की जाए कि फिजिकल एजुकेशन के होमवर्क की, तो यहाँ पर किस तरह के होमवर्क हो सकते हैं, जैसे अगर आपके स्कूल में कोई स्पोर्टिंग इवेंट था और वहाँ पर आपके टीचर ने आपको बोला है कि आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में आप उन सभी स्पोर्टिंग इवेंट्स की डिटेल्स को मेंशन कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप अपनी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, जहाँ पर आप समझेंगे कि क्या चीज़ कैसे क्यों कब हुई, ये सभी चीज़ें आपने समझी तो आपने अपनी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया। अंडरस्टूड। देन साइकोमोटर स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं फिजिकल एजुकेशन होमवर्क से। कैसे? अगर आप कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या सीख रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको होमवर्क दिया जाता है कि आप अपने घर पर भी इसको प्रैक्टिस करिएगा, तो जब आप अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्सली ये स्किल्स भी आपकी इम्प्रूव होंगी। एंड यहाँ पर साइकोमोटर, अगर आपको इस वर्ड का समझ में नहीं आ रहा है मीनिंग, तो देखिए साइकोमोटर का सिंपली ये मीनिंग है कि आप अपने माइंड और अपने बॉडी मूवमेंट्स को साइमल्टेनियसली कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वही है साइकोमोटर स्किल। ठीक है। जैसे सपोज करते हैं कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्विमिंग किस तरह से करनी है ये चीज़ पहले आप सोचेंगे और फिर बहुत देर बाद आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप सोचते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, मीन्स आपका माइंड और आपके बॉडी मूवमेंट साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, और यही होती है आपकी साइकोमोटर स्किल। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट करना है दोनों चीज़ों को, अपने माइंड को भी और अपने बॉडी मूवमेंट्स को भी, तब वो होती है साइकोमोटर स्किल। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप घर पर भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। होमवर्क बहुत हेल्पफुल होता है फिजिकल एजुकेशन में भी, जैसे बाकी सभी सब्जेक्ट्स में होता है। सपोज करते हैं किसी और सब्जेक्ट में आपको होमवर्क मिला है कि आपको घर पर जाकर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट पढ़नी है, इसी तरह से आपको फिजिकल एजुकेशन में होमवर्क मिल सकता है कि जो स्किल आपको आज सिखाई गई है यही आपको घर पर जाकर प्रैक्टिस करनी है। तो उससे क्या होगा, आपकी फिटनेस तो इम्प्रूव होगी ही क्योंकि आप वो एक्टिविटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ ही जो आपकी स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन होमवर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना बाकी सभी सब्जेक्ट्स का होमवर्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज पीयर ऑब्जर्वेशन। जब आपके साथ वाले स्टूडेंट्स जो आपके साथ खेल रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को सीख रहे हैं, वही जब आपको एज पार्टनर्स ऑब्जर्व करते हैं कि आप किस तरह से खेल रहे हैं, तो वो ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपकी कहाँ पर गलती है या फिर कहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पीयर ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स उसे एंजॉय करते हैं क्योंकि आपको खेलने के साथ साथ अपने पीयर्स को ऑब्जर्व भी करना है। बट यहाँ पर टीचर्स को ये इंश्योर करना होगा कि वो पीयर ऑब्जर्वेशन के इंस्ट्रक्शन देने से पहले ही ये डिफाइन कर दें कि आपको पर्टिकुलरली कौन सा फैक्टर ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर स्टूडेंट सिर्फ एक ही फैक्टर पर फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे और बता पाएंगे कि ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस कैसी थी या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है। देन नेक्स्ट टाइप इज सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पर हम खुद का असेसमेंट करते हैं, हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं कि हम कौन सी स्किल को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इससे हमें तब ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब हम किसी स्किल को सीखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम खुद को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए सेल्फ असेसमेंट हमें उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। जब हम कोई भी यूनिट पढ़ाते हैं तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी आप किसी कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड प्रैक्टिस करा रहे हैं, तब आपको सेल्फ असेसमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मीन्स आपको बताना चाहिए कि अब आप खुद को एसेस करें, क्योंकि जब तक स्टूडेंट खुद को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक उन्हें नहीं समझ में आएगा कि वो कहाँ पर क्या चीज़ मिस कर रहे हैं या फिर उन्हें कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया। तो इसलिए सेल्फ असेसमेंट हर एक यूनिट के हर एक कंपोनेंट के साथ नेसेसरी है। एंड जब भी किसी यूनिट को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं उससे पहले ये इंश्योर कर लें कि स्टूडेंट्स ने सभी कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया हो एंड खुद से सेल्फ असेसमेंट किया हो। अंडरस्टूड।
देन प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि असेसमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। असेसमेंट में हम कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स, स्कूल फैक्टर्स एंड टीचर फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर है एज। आप अगर सपोज करते हैं कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या ये ज़रूरी होगा कि सभी 30 स्टूडेंट्स की एज सेम हो? बिल्कुल नहीं। जनरली स्टूडेंट्स के बीच एक ही क्लास में 1 या 2 ईयर का डिफरेंस होता है, राइट। आपका क्लासमेट है जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपसे 1 ईयर बड़ा भी हो सकता है, 1 ईयर छोटा भी हो सकता है। इस तरह से एज डिफरेंस जनरली देखे जाते हैं। देन डेवलपमेंटल लेवल। सो डेवलपमेंटल लेवल का मतलब है कि आप मेंटली कितने डेवलप्ड हैं, एंड ये चीज़ भी आपके असेसमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए इस चीज़ को कंसिडर किया जाना चाहिए। देन आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, ये भी मैटर करता है। आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है, ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और फिजिकल डिसेबल्ड चिल्ड्रन को स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ऐसे स्टूडेंट को जिसे कोई भी प्रॉब्लम है फिजिकली, अगर हम उसे कंपेयर करेंगे डायरेक्टली सेम एज ग्रुप के चिल्ड्रन से, सो वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि जो बाकी चिल्ड्रन हैं, हो सकता है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो एंड वो सभी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, बट क्योंकि ये चिल्ड्रन फिजिकली डिसेबल्ड हैं, सो हो सकता है कहीं पर्टिकुलर किसी जगह पर इन्हें प्रॉब्लम आए। तो वो चीज़ कंसिडर करते हुए ही हमें इनका असेसमेंट कंडक्ट करना चाहिए, ताकि इन्हें ये फील ना हो कि हम अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए हमें इनकी फिजिकल डिसेबिलिटी को पहले ही कंसिडरेशन में लेना चाहिए। देन स्कूल फैक्टर्स। स्कूल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे असेसमेंट को इन्फ्लुएंस करने में। देखिए, हमें ये इंश्योर करना होगा कि सभी स्टूडेंट्स स्कूल में सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, एंड उनका एक पॉजिटिव कनेक्शन है स्कूल के साथ। जब पॉजिटिव कनेक्शन होगा, तभी सारे स्टूडेंट्स अपना लर्निंग प्रोसेस एंजॉय कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट को, वो मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसे रिजॉल्व किया जाए स्कूल की तरफ से। ये चीज़ इंश्योर करनी होगी। नेक्स्ट इज टीचर फैक्टर। सो हम जानते हैं कि हर एक टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। जो वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट है, जो फाउंडेशन है, वो सभी चीज़ें सेम है हर एक टीचर के लिए, जो मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं। बट जब हम बात करते हैं उनके पढ़ाने के मेथड के बारे में, तो वो डिफरेंट होता है। अगर एक ही चैप्टर आपको 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो दोनों टीचर्स अपने अपने स्टाइल में पढ़ाएंगे। हो सकता है कि एक टीचर आपको ब्लैक बोर्ड की हेल्प से पढ़ा रहे हैं और दूसरे टीचर आपको पीपीटी की हेल्प से पढ़ा रहे हैं। तो दोनों टीचर का अपना अपना मेथड है। वो फाउंडेशन सेम यूज़ करेंगे, मतलब जो उनके पास बुक होगी उस सब्जेक्ट के लिए वो सेम होगी, बट उन्होंने टूल्स डिफरेंट यूज़ किए, और साथ ही जो उनका पढ़ाने का तरीका था वो भी डिफरेंट होगा। सो यहाँ पर ये मैटर करता है कि टीचर की फिजिकल स्टेट कैसी है और मेंटल स्टेट कैसी है। क्योंकि सपोज करते हैं कि कोई टीचर फिजिकली फिट नहीं है, तो वो इतने एनर्जी के साथ अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसी तरह से अगर कोई टीचर मेंटली फिट नहीं है, तो डेफिनेटली उन्हें प्रॉब्लम आएगी कम्युनिकेशन करने में। इसलिए फिजिकल एंड मेंटल स्टेट अच्छी होनी चाहिए टीचर्स की, एंड साथ ही ये भी डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी नॉलेज है उस मटेरियल की। अगर वो असेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं और उन्हें पहले से यही नहीं पता कि वो टेस्ट मटेरियल्स क्या हैं, उन्हें कैसे यूज़ करना होता है, सो वो सभी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये नॉलेज होना पहले से ज़रूरी है कि जो असेसमेंट में टेस्ट मटेरियल्स यूज़ किए जाएंगे, जैसा टेस्ट का एनवायरनमेंट रहेगा, उन सब चीज़ों के बारे में उन्हें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर टीचर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है असेसमेंट को इन्फ्लुएंस करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक असेसमेंट टूल्स। यहाँ पर हम 3 असेसमेंट टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, चेकलिस्ट, असेसमेंट रूब्रिक एंड बेंचमार्क। फर्स्ट टूल इज चेकलिस्ट।
चेकलिस्ट का मतलब है एक लिस्ट होती है जिसमें हम वो सभी टास्क लिख लेंगे जो हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, और जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते हैं तो हम इसके आगे वाले बॉक्स को चेक कर देते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये टास्क कंप्लीट हो गया है। तो इससे होता क्या है कि हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो सभी हमने लिख भी लिए हैं और साथ ही कंप्लीट भी कर लिए हैं। तो हम ये इजीली इसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं। जब हम चेकलिस्ट बनाएंगे तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं किया है। सपोज करते हैं कि हमें इन टोटल 20 टास्क करने हैं एंड जब तक हमने फर्स्ट 15 टास्क किए तब तक हम भूल गए कि जो लास्ट 5 के टास्क थे वो एक्चुअल में क्या थे। तो ऐसे में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम कोई चीज़ भूले ना, इसलिए भी चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एंड साथ ही हर चीज़ एक ऑर्डरली और सिस्टमैटिक मैनर में हो। अगर ये 20 टास्क हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे पहले करना है, वो हम सबसे टॉप पर मेंशन करेंगे। तो इसी तरह से हम सभी चीज़ों को सिस्टमैटिक और ऑर्डरली मैनर में लिखते हैं एक चेक लिस्ट में, सो दैट हम सभी चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएँ। ओके, 3 टाइप की चेकलिस्ट यहाँ पर गिवन है असेसमेंट के लिए। तो सबसे पहले है प्री असेसमेंट चेकलिस्ट। ये कौन सी चेकलिस्ट है? यहाँ पर हम ये बताते हैं कि असेसमेंट से पहले कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। जैसे अगर हमें ये बताना है कि कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं या फिर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं असेसमेंट के लिए, ये सभी असेसमेंट के पहले कंडक्ट किए जाएंगे, इसलिए ये सभी प्री असेसमेंट चेकलिस्ट में मेंशन करेंगे। देन असेसमेंट डे मींस जिस दिन असेसमेंट है उस दिन भी हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने हैं एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं असेसमेंट की प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए। सो वो सभी हम इस चेकलिस्ट में मेंशन करेंगे। एंड देन पोस्ट असेसमेंट, जैसे जो भी रिपोर्ट्स हमने बनाई हैं उन सभी को प्रॉपरली मेंटेन करने के बाद हम उन्हें सबमिट करेंगे एंड अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो हम उसे करेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो भी पोस्ट असेसमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टास्क हैं, वो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे एंड इस तरह से यहाँ पर 3 चेकलिस्ट बनती हैं ताकि असेसमेंट प्रॉपरली कंडक्ट हो पाए एंड कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क मिस ना हो। ओके, नेक्स्ट टूल इज असेसमेंट रूब्रिक। देखिए पहले के टाइम्स में हम ये वर्ड रूब्रिका एक लेटिन वर्ड है, ये यूज करते थे रेड के लिए, मींस रूब्रिका का मतलब होता था रेड, बट ये ओल्ड टाइम्स में यूज किया जाता था ये डिनोट करने के लिए कि आपको जब भी किसी मेन्यूस्क्रिप्ट में कोई हेडिंग लिखनी है तो वो आप रेड से लिखेंगे ताकि वो हाईलाइट हो पाए। बट अगर हम बात करें असेसमेंट रूब्रिक की, तो यहाँ पर ये असेसमेंट रूब्रिक क्या है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब हमें स्टूडेंट के स्किल्स को एनालाइज करना है, उनके परफॉर्मेंस को देखना है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं एंड इन सभी क्राइटेरिया का जब सेट बना दें तो उसे हम कहते हैं रूब्रिक एंड इसी के बेसिस पर हम बताते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। असेसमेंट रूब्रिक हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं एंड ये देख पाएं कि उसकी स्किल कैसी है। तो स्किल एवेल्युएशन के लिए यूज करते हैं रूब्रिक। इसकी स्कोरिंग 2 सिस्टम पर बेस्ड हो सकती है, या तो हम यूज कर सकते हैं 3 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम या फिर 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं 3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल की। यहाँ पर हम 3 ग्रेड्स यूज करने वाले हैं, ए, बी एंड सी। ए का मतलब है आप उसमें प्रोफिशिएंट हैं एंड इसके आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। देन बी का मतलब है कि अभी आप डेवलप कर रहे हैं एंड आपके 2 पॉइंट्स होते हैं। देन सी का मतलब होता है कि आपको इसमें डेवलपमेंट की नीड है, मींस इसमें आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और इसमें आपको मिलता है सिर्फ 1 पॉइंट। देन कम्स 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। ये हम यूज करते हैं जब हमें थोड़ा और डिटेल में बताना है। जैसे यहाँ पर अगर हमने कहा है ए ग्रेड, तो इसका मतलब है आपने 5 पॉइंट्स दिए हैं एंड इसका मतलब है एक्सीलेंट। देन बी के लिए 4 पॉइंट्स मिलते हैं, इसका मतलब होता है वेरी गुड। देन सी 3 पॉइंट्स गुड एंड देन डी 2 पॉइंट्स एवरेज, मींस आप एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, ना ही अच्छा है और ना ही खराब है, एवरेज है। देन ई, इसका मतलब होता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं एंड इसलिए आपको मिलता है 1 पॉइंट। आप सिंपली याद रख सकते हैं किस तरह से, जब 3 पॉइंट्स की बात की गई तो ए बी सी एंड वहां पर
3, 2, 1 इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे। एंड जब हम बात करेंगे 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल की, तो यहाँ पर A से लेकर E तक ग्रेड्स हैं एंड यहाँ पर 5 से लेकर 1 तक पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप असेसमेंट रूब्रिक के लिए अलग अलग स्कोरिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है इसे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर एक स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी होगी और अपनी स्ट्रेंथ होगी। तो जब कोई स्टूडेंट बहुत फिट होता है, इसका मतलब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट इतना फिजिकली फिट नहीं है, मतलब वो इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे। सो यहाँ पर हमें हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए ही बेंचमार्क क्रिएट करना होता है। अंडरस्टूड? सो ये है बेंचमार्क का एग्जाम्पल। इस तरह से बेंचमार्क बनाया जाता है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए गिवन है किस तरह से बनाया जाता है एक बेंचमार्क। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। ये चीज़ हमेशा हर एक बेंचमार्क में ध्यान रखेंगे कि बॉयज़ के लिए अलग बनाया जाए और गर्ल्स के लिए अलग, क्योंकि दोनों की कैपेबिलिटीज़ अलग होंगी उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए। देन यहाँ पर जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, अलग अलग डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे, उनके बेसिस पर डिसाइड होता है कि ए ग्रेड हमें स्पेसिफिकली कौन से लेवल पर देनी है। ठीक है, तो क्योंकि ये बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग होगा, इसलिए हमने ये बेंचमार्क अलग अलग यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट अ बेंचमार्क। सबसे पहले आपको डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे उस टेस्ट के लिए, अलग अलग स्कूल्स और अलग अलग स्टेट से, एंड इवन एक क्लास में भी हो सकता है अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स प्रेजेंट हों। देन आपको ध्यान रखना है कि डेटा सेम एज ग्रुप के चिल्ड्रन का होना चाहिए, मीन्स उनकी एज में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, वो एक ही एज ग्रुप को बिलोंग करते हों। देन जैसा कि मैंने बताया कि मेल एंड फीमेल के लिए आपको अलग अलग डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेम टेस्ट है जिसके लिए आप ये डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें दोनों की परफॉर्मेंस अलग अलग होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये पर्टिकुलर पिंक लाइन इंडिकेट कर रही है फीमेल्स को एंड ये ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है मेल्स को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस का लेवल अलग अलग है। सो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जब परफॉर्मेंस लेवल अलग होगा तो इसलिए हमें डेटा पॉइंट्स भी अलग ही कलेक्ट करने हैं, क्योंकि उनका नॉर्म अलग बनेगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट नॉर्म होगा। सो एक बार आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप नॉर्म्स बनाएंगे। नॉर्म्स बनाने के लिए आप ग्रेडिंग फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, जैसे ABCD इस टाइप से आपने ग्रेड्स यूज़ की हैं। सो सपोज करते हैं कि ए ग्रेड में हमें 1 to 2 पॉइंट्स रखने हैं। सो इस तरह से आप नॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस डेटा को लिखेंगे, नॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन एक बार जब नॉर्म क्रिएट हो गया है तो आपको उसे पहले टेस्ट भी करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि वो करेक्ट है या फिर नहीं, और फिर जब आपने वेरीफाई कर लिया है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तब आप उस नॉर्म को उस टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन फोकस करता है ग्रेड्स पर। जैसे यहाँ पर ये फोकस होगा कि आपको कौन सी ग्रेड मिली है। अगर आपको ई ग्रेड मिली है, इसका मतलब समझ लिया जाएगा कि आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में नहीं आए, जो आपको पढ़ाया गया उसे आपने अच्छे से नहीं समझा। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है उस पर फोकस किया जाएगा, इसी को हम कहते हैं इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन और असेसमेंट के बीच कुछ सिमिलैरिटी हैं, कुछ सेम चीज़ें हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में ही हमें क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट होगी, हम उसमें अलग अलग मेजर्स का यूज़ करेंगे एंड इसमें हमें एविडेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये असेसमेंट और इवेल्युएशन दोनों में कॉमन है। अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो असेसमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मींस जब आपने कोई चीज़ सिखाई तभी आपने उसको असेस भी किया असेसमेंट के थ्रू। तो आपने ये दोनों प्रोसेस साथ साथ में किए, टीचिंग एंड असेसमेंट। बट इवेल्युएशन ये क्लोजर में आता है, मींस अगर आप कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं और आपने उस चीज़ का इवेल्युएशन किया है बाद में, तो इस चीज़ का मतलब है कि आपने सिर्फ उनको रिजल्ट बता दिया है कि आपने ये चीज़ कितनी सीखी एंड दैट्स इट। मतलब आपने उस चीज़ को साइमल्टेनियस प्रोसेस में नहीं रखा।
देन असेसमेंट से हमारी लर्निंग क्वालिटी इंप्रूव होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेड्स तो प्रोवाइड किए ही जाते हैं, साथ में उसको इम्प्रूव करने का मेथड भी बताया जाता है एंड इसमें फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। वहीं बात करें इवेल्युएशन की, तो ये सिर्फ हमारे लर्निंग लेवल को जज करता है, सिर्फ हमारी ग्रेड्स बताता है। जैसे अगर इसने बताया ए ग्रेड, तो इसका मतलब है कि आप एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड अगर इसने बताया डी ग्रेड, इसका मतलब आप एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जो भी उस ग्रेड का मीनिंग है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें सिर्फ हमारी ग्रेड बताई जाएंगी, जिससे हम लर्निंग लेवल का पता कर सकते हैं, बट उसमें हमें ये चीज़ नहीं बताई जाएगी कि आप इम्प्रूव कैसे करें, वो चीज़ सिर्फ असेसमेंट में होगी। अंडरस्टूड? एंड इवेल्युएशन सिर्फ आपके शॉर्ट फॉल्स को शो करेगा। लाइक अगर आपकी ई ग्रेड है तो वहां पर लिखा होगा नीड्स इम्प्रूवमेंट, सो उसका मतलब है कि आपकी यहाँ पर कमी है, आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो इसने सिर्फ आपके शॉर्ट फॉल्स को दिखाया है, शॉर्ट कमिंग्स को दिखाया है। अंडरस्टूड? नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। 3 टाइप्स के इवेल्युएशन है। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है एंड इट इज सिमिलर टू असेसमेंट। जिस तरह से असेसमेंट में आपके लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर आपको फीडबैक दिया जाता है कि आप कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आपके प्रोग्रेस को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा और जहाँ पर भी फीडबैक की रिक्वायरमेंट है, आपको ये बताना है कि आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर होती हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में। ओके? देन नेक्स्ट इज समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव का मतलब है यहाँ पर हम प्रोग्राम का आउटकम इवेल्युएट करते हैं, मतलब आपको उस प्रोग्राम से क्या सीखने को मिला है हम ये बताते हैं। जैसे आप कोई पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके लास्ट में जो आपको रिजल्ट मिलता है वो होता है समेटिव इवेल्युएशन, जिससे आपको ये बताया जाता है कि आपको उस प्रोग्राम से क्या मिला, आपने उस प्रोग्राम से क्या सीखा, ये चीज़ आपको बताई जाती है समेटिव इवेल्युएशन में। एंड साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि जो लर्निंग आउटकम्स थे आपने उनको कितने अच्छे से सीखा। देन नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम ढूंढते हैं। यहाँ पर इस इवेल्युएशन में टीचर ये जानते हैं कि स्टूडेंट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो उन्हें समझाते हैं कि आप कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ पर आप वीक हैं, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, एंड वो इम्प्रूवमेंट कैसे करना है इसके लिए आप रेमेडियल एक्शंस भी सजेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में बेसिकली हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर कोई स्टूडेंट रनिंग में इतना अच्छा नहीं है तो वहाँ पर उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है रनिंग करने में, ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे। किस चीज़ की हेल्प से? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की हेल्प से। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव असेसमेंट। यहाँ पर हमारा फोकस क्वालिटी पर होगा। किस चीज़ की क्वालिटी? स्किल की क्वालिटी। इसका मतलब है हम यहाँ पर ये फोकस नहीं करेंगे कि आपने कितना सीखा, हम ये समझेंगे कि आपने कितना अच्छे से सीखा। एंड ये किस चीज़ पर बेस्ड होता है? जो टीचर आपको वो स्किल सिखा रहे हैं एंड देन उसका असेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, क्वालिटेटिव असेसमेंट, ये उनके एक्सपीरियंस, जजमेंट और उनके विजडम पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर सपोज करते हैं कि एक फ्रेशर हैं जो आपके टीचर हैं, वो इतना कुछ नहीं जानते हैं, तो वो इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे कि आपकी स्किल की क्वालिटी कितनी अच्छी है या फिर आपको कितना इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो अभी एक फ्रेशर हैं। वहीं एक एक्सपीरियंस्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि आप स्टूडेंट्स कैसी स्किल, आपकी स्किल कैसी है और आप उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस क्वालिटी को। अंडरस्टूड? क्वालिटेटिव मेथड्स तब ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब हम उन्हें असेसमेंट के स्टार्टिंग से ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं और साथ ही हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पर इंटरवीन करना होगा, मींस स्टूडेंट्स को गाइड करना होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पर गाइड करें? जब हम क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज़ करेंगे। क्वालिटेटिव असेसमेंट क्यूज और रूब्रिक्स पर बेस्ड होता है, इसलिए
टीचर के पास रूब्रिक्स होना ज़रूरी है। रूब्रिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड उसका क्राइटेरिया, मींस आपने कैसा परफॉर्म किया और वो कौन सा क्राइटेरिया है, मींस आपने एक्सीलेंट परफॉर्म किया या फिर एवरेज है। ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? इस रूब्रिक्स के थ्रू। नाउ अभी तक हमने समझा है क्वालिटेटिव असेसमेंट के बारे में, अब हम उसके स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमें डिस्कस करना है असेसमेंट प्लान। असेसमेंट प्लान में जो हम ये सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ये सभी क्वांटिटेटिव असेसमेंट के लिए भी सेम है। मींस जो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं ये हैं स्टेप्स इन क्वालिटेटिव असेसमेंट, बट जब हम बात करेंगे स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव असेसमेंट की, तब भी हम सेम असेसमेंट प्लान को यूज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर असेसमेंट प्लान में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, मींस हम वो असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड ये सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना होगा। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन टेक्निक्स में हम इंक्लूड करते हैं वो सभी मेथड्स जो हम टेस्ट के लिए यूज करने वाले हैं। देन टाइमलाइन में इंक्लूडेड होता है प्लान ऑफ टेस्ट, मींस हमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है। देन फोर्थ स्टेप में हम ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलरली हमें कौन कौन से रिसोर्सेज और मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है एंड कौन पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मींस सबसे पहले सारे रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स को कलेक्ट करना, देन उन्हें एलोकेट करना डिफरेंट जगह पर, ताकि असेसमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए। ये सभी चीज़ें किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं। ओके, जब हम असेसमेंट प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर असेसमेंट प्लान वैसे ही बनेगा जैसे हमने चेकलिस्ट बनाई थी प्री असेसमेंट, असेसमेंट डे एंड पोस्ट असेसमेंट के लिए, उसी तरह से बनेगा असेसमेंट प्लान। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटेटिव असेसमेंट। यहाँ पर हम क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, मींस यहाँ पर हम नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें टेबल ऑफ नॉर्म्स गिवन होगी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने बेंचमार्क क्रिएट किया, उसी तरह का एक बेंचमार्क हम यूज करेंगे रेटिंग प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर जो स्टूडेंट का स्कोर होगा वही असेसमेंट का बेसिक रिजल्ट होगा, तो हमें उस स्कोर से ही पता चलेगा कि स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर हमने क्योंकि स्कोर पर फोकस किया है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये है क्वांटिटेटिव असेसमेंट। क्वांटिटेटिव असेसमेंट से हमें पता चलता है कि जो लर्निंग का मेथड था और जो टीचिंग का मेथड था वो कितना इफेक्टिव था, ये हमें क्वांटिटेटिव मेथड की हेल्प से पता चलता है। नाउ हेयर आर डिफरेंट फिटनेस पैरामीटर्स। अगर आपको फिटनेस का टेस्ट करना है तो फिटनेस के अलग अलग पैरामीटर्स का टेस्ट करना होगा। यहाँ पर सभी फिटनेस पैरामीटर्स एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में गिवन है ताकि आप इजीली लर्न कर पाएं। नाउ लेट अस स्टडी देम वन बाय वन। फर्स्ट इज एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी एक्टिविटी कितनी देर कर सकते हैं, इस चीज को कहते हैं एरोबिक कैपेसिटी। इसको मेजर करने के लिए दो कॉमन टेस्ट का नेम यहाँ पर गिवन है, बीप टेस्ट एंड 600 मीटर्स रन और वॉक। इसकी हेल्प से आप एरोबिक कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर जितने भी हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं फिटनेस टेस्ट के लिए, ये सभी एक्चुअली आप इसमें क्या मेजर करेंगे, आप उसका स्कोर मेजर करेंगे, राइट। आप उसमें ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर पर्सन का क्या स्कोर है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा सारा फोकस स्कोर्स पर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सभी क्वांटिटेटिव असेसमेंट्स का पार्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एनएरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी में हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस की बात की, तो एनएरोबिक में या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी या फिर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। उस केस में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स आप जनरेट कर सकते हैं उसे कहते हैं एनएरोबिक कैपेसिटी। जैसे 30 मीटर रन टेस्ट ये कंडक्ट किया जाता है, एंड 30 मीटर रन टेस्ट है तो यहाँ पर दो लाइंस होंगी, एक स्टार्ट और एक फिनिश लाइन, और उसके बीच में आपको वो डिस्टेंस कवर करना है। तो जितने कम टाइम में कवर करेंगे वही आपका टेस्ट स्कोर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरह से एनएरोबिक कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं 30 मीटर रन टेस्ट। ठीक है, जितने भी टेस्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें आपको उस चीज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जैसे एनारोबिक कैपेसिटी क्या है, एरोबिक कैपेसिटी क्या है। देन आपको उसके टेस्ट के नेम पता होने चाहिए, लाइक एनारोबिक कैपेसिटी के लिए 30 मीटर रन टेस्ट। एंड देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका टेस्ट स्कोर क्या होता है। ठीक है, सो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए हर एक टेस्ट के लिए जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। मींस बैक का रेंज ऑफ मोशन कितना है, लाइक आप इस तरह से बैठकर अपनी बैक को कितना बेंड कर सकते हैं और इस हैंड्स को कितने आगे तक लेकर जा सकते हैं, वही आपके फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है। इस टेस्ट को हम कहते हैं सिट एंड रीच टेस्ट। तो यहाँ पर इस पोजीशन में बैठना है, आपके फुट इस तरह से प्लेन एरिया पर होने चाहिए प्लेस्ड, एंड फिर आपको अपने हैंड्स इस तरह से आगे लेकर आने हैं। तो आप जितना आगे लेकर जा सकते हैं इसका मतलब आप उतना ही ज्यादा बेंड कर रहे हैं। तो बेंड कर रहे हैं, जितना ज्यादा बेंड करेंगे मतलब आपकी रेंज ऑफ मोशन बैक के लिए उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट स्कोर क्या होगा, जो आपने ये डिस्टेंस कवर किया है सेंटीमीटर में, इसी को हम कहते हैं टेस्ट स्कोर। तो ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ में यहाँ पर हम कंडक्ट करते हैं सिटअप्स टेस्ट, या फिर इसको कर्ल अप टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में है, फिर हमें कर्ल अप करके ऊपर आना है, या फिर हम एक तरह से बैठ जाते हैं, तो इसलिए हम इसे सिटअप टेस्ट या फिर कर्ल अप टेस्ट भी कहते हैं। सो यहाँ पर टेस्ट स्कोर क्या होगा कि आप एक गिवन टाइम ड्यूरेशन में कितने नंबर ऑफ सिटअप्स परफॉर्म कर पाएंगे, कर्ल अप्स परफॉर्म कर पाएंगे, यही होता है टेस्ट स्कोर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमें दो चीजों के लिए पढ़नी है, लोअर बॉडी के लिए भी और अपर बॉडी के लिए भी। तो लोअर बॉडी के लिए होती है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट, एंड यहाँ पर आप कितना डिस्टेंस जंप कर सकते हैं ये मीटर में मेजर किया जाएगा, एंड यही होता है टेस्ट स्कोर। ठीक है, तो जैसे इस पर्सन ने यहाँ से जंप किया और इस लाइन पर जंप किया है, यहाँ पर ये मार्क है, इस लाइन पर जंप किया है, सो ये डिस्टेंस मेजर किया जाएगा मीटर में, एंड इसी को हम कहेंगे टेस्ट स्कोर। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ फॉर अपर बॉडी, यहाँ पर हम अपर बॉडी की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, एंड इसके लिए हम टेस्ट यूज करेंगे ओवरहेड मेडिसिन बॉल थ्रो। इस तरह की बॉल होगी, एंड हम उसे इस तरह से हाथ में पकड़ेंगे एंड देन थ्रो करेंगे। सो थ्रो करने में क्योंकि हम अपर बॉडी का यूज कर रहे हैं एंड एक्सप्लोसिवली फेंकना है, मींस बहुत दम लगाकर फेंकना है ताकि वो दूर से दूर पहुंच पाए। सो यहाँ पर जितना भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, आप जहां पर खड़े थे और फिर जहां पर आपने बॉल फेंकी है, जहां पर बॉल जाकर गिरी है, वहां तक का डिस्टेंस मेजर किया जाएगा और उसी डिस्टेंस को मीटर्स में मेजर करेंगे और वही होगा आपका टेस्ट स्कोर। ओके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिटनेस टेस्ट की, तो हाइट और वेट भी हमें एक अच्छा मेजर प्रोवाइड करते हैं एक स्टूडेंट की हेल्थ और डेवलपमेंट का। मींस उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट और वेट सही है या फिर नहीं, ये चीज हम यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, सो फिटनेस टेस्ट के लिए यहाँ पर हमने अलग अलग फिटनेस पैरामीटर्स डिस्कस किए। हमने सिर्फ कुछ ही टेस्ट डिस्कस किए थे हर एक पैरामीटर के लिए, बट यहाँ पर और भी टेस्ट के नेम्स गिवन हैं और साथ ही एज लिमिट भी गिवन है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको एज लिमिट भी लर्न करनी है और इसके लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट भी लर्न करने हैं। क्वालिटेटिव असेसमेंट के लिए जो असेसमेंट प्लान हमने डिस्कस किया था, वही असेसमेंट प्लान हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पर असेसमेंट प्लान में ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स, टाइमलाइंस, रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, ये सभी चीजें इंक्लूडेड होंगी। इस सब से बनेगा असेसमेंट प्लान। ओके, बट यस, यहाँ पर हमें क्योंकि क्वांटिटेटिव असेसमेंट की बात करनी है, तो सिर्फ असेसमेंट प्लान इनफ नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ और पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है।
आपको अपने प्लान में ध्यान रखना है कि एंड्योरेंस टेस्ट के साथ आप और कोई टेस्ट उसी दिन ना रखें, क्योंकि एंड्योरेंस टेस्ट में स्टूडेंट्स थक जाते हैं। आप इस दिन फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट रख सकते हैं एंड्योरेंस टेस्ट के साथ। एंड ये जनरली रिकमेंडेड होता है कि आप टेस्ट के लिए मिनिमम 2 दिन तो लें ही, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही दिन में सारे टेस्ट एक साथ करा लें और स्टूडेंट्स हद से ज़्यादा थक जाएं, एंड वो उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आप मिनिमम 2 डेज लें, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टेस्ट। ओके, देन अलग अलग टेस्ट के बीच रिकवरी के लिए अप्रोप्रिएट टाइम देना है। एंड साथ ही जो हमारी स्कोर शीट होगी, इनपुट शीट होगी, जहाँ पर हम सभी के स्कोर्स नोट डाउन कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ पर कोई एरर नहीं होना चाहिए। बहुत अटेंशन और फोकस के साथ हमें ये इनपुट शीट्स में स्कोर्स रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि अगर हमने गलत रिकॉर्ड कर लिया तो फिर स्टूडेंट्स की एबिलिटी का रॉन्ग इन्फेरेंस निकाला जाएगा, हमें सही पता नहीं लग पाएगा। इसलिए हमें बहुत ध्यान से ये स्कोर शीट फिल करनी है। नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर टीचर्स पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्सली जब टीचर्स एक्सप्लेन करेंगे तो पेरेंट्स बहुत तरह के सवाल भी पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे कि कहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी रही है और क्यों रही है। अगर आपने कहा कि यहाँ पर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी तो वो उस चीज़ का रीज़न भी पूछेंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स पर वर्क करना होगा। सबसे पहला पॉइंट है 2 वे कन्वर्सेशन। मीन्स आपको पीटीएम को 2 वे रखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ही बोल रहे हैं या फिर सिर्फ पेरेंट्स ही बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ पर दोनों का कन्वर्सेशन होगा एंड दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को एक दूसरे के सामने रखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स ही आपसे नहीं सीखते, बट आप भी पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं एज एन इंस्ट्रक्टर। क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा टाइम अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। फैमिलीज़ को ज़्यादा पता है कि उनके बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, वो कहाँ पर अच्छा करते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, एंड साथ ही उनके क्या लर्निंग स्टाइल है, वो किस तरह से अच्छे से लर्न कर पाएंगे। और जो स्कूल के बाहर उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कुछ भी लर्न करने के लिए, ये सभी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? उनकी फैमिली के थ्रू। एंड ये चीज़ कहाँ पॉसिबल हो पाएगी? पीटीएम मीन्स पेरेंट टीचर मीटिंग में। यहाँ पर आपको ये पूरे एफर्ट्स लगाने हैं कि आप पेरेंट्स की बात सुने भी और उन्हें अपनी बात बताएं भी। और दोनों ही चीज़ों में, आप जब उनकी बात सुन रहे हैं और उन्हें अपनी बात समझा रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में पूरी रिस्पेक्ट एंड मेंटेन होनी चाहिए और ट्रस्ट भी होना चाहिए कि वो पेरेंट्स आपको जो भी चीज़ें बता रहे हैं आप उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं एंड आप उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे। देन एम्फेसिस ऑन लर्निंग, हमें लर्निंग पर एम्फेसाइज करना होगा, उसकी इंपॉर्टेंस समझानी होगी पेरेंट्स को, और उन्हें ये भी बताना होगा कि आप खुद किस तरह से लर्निंग से लिंक कर सकते हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स भी उसी चीज़ में सपोर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स ईजिली लर्न कर पाएंगे। इसलिए हमें पेरेंट्स को ये सभी स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करनी होंगी, जिसकी हेल्प से उनके बच्चे आसानी से चीज़ों को लर्न कर पाएंगे। उनकी भी हेल्प होगी और हमारी भी। देन नेक्स्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। देखिए, कई बार हमें अप्रिसिएशन भी मिलेगा एज अ स्टूडेंट और कई बार हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का क्या मतलब है कि हमें कहीं कहीं पर क्रिटिसाइज किया जाएगा कि आप यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट हमें क्रिटिसाइज क्यों किया गया है? ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, ताकि हम उस चीज़ में इम्प्रूव कर पाएँ, इसलिए हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये दोनों ही चीज़ें इक्वली रिक्वायर्ड हैं। हमें अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज भी किया जाना चाहिए, ताकि हमारी ग्रोथ प्रॉपर हो पाए, हम हर चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। एंड सभी पेरेंट्स सुनना चाहते हैं कि उनके बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, बट साथ ही वो ये भी सुनना चाहते हैं कि उन्हें कहाँ पर डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि जब तक उन्हें नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर डिफ़िकल्टी हुई तो वो उन्हें हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको उन्हें स्ट्रेंथ और चैलेंजेस दोनों के बारे में प्रॉपरली समझाना है एंड उन्हें ये भी समझाना है कि किस तरह से उनके चिल्ड्रन के पास जो स्ट्रेंथ्स हैं वो उसे किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं
अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने में। तो इसलिए आपको सभी अपॉर्चुनिटीज़ को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्री पीटीएम प्रिपरेशन। मीन्स टीचर को पीटीएम से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। आपको डेट एंड टाइम कंफर्म करना है पीटीएम का, एंड आपको कोऑर्डिनेटर को भी इन्फॉर्म करना है अपकमिंग पीटीएम के बारे में और अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में, आप अवेलेबल रहेंगे या फिर नहीं। आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपने जो रिपोर्ट कार्ड सबमिट किए हैं वो एरर फ्री हैं, उसमें कोई भी एरर नहीं है। एंड आपको एक ऐसी जगह भी ढूंढनी होगी, क्लासरूम के बाहर ही ढूंढनी होगी, जहां पर आप सभी प्रॉप्स को शोकेस कर सकें, दिखा सकें। एंड आपको पेरेंट टेस्टिमोनियल फॉर्म्स भी रेडी रखने होंगे, जो भी पेरेंट्स हाँ कहेंगे आप उनसे फिल करवाएंगे। ड्यूरिंग द पीटीएम आपको स्कूल पहले से ही पहुंच जाना है एंड प्रेजेंटेबल रहना है, क्लीन एंड यूजेबल प्रॉप्स को शोकेस करना है एंड क्लासरूम के बाहर अवेलेबल रहेंगे ताकि पेरेंट्स इजीली आपसे मिल पाएं। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे यू हैव टू बी ऑन टाइम एंड स्टे काम। आपकी कम्युनिकेशन पोलाइट होनी चाहिए, आप पोलाइट वे में बोले सबसे। एंड जब कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको पहले प्रॉपरली समझें और फिर उसको आंसर करें। और अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो आप उनसे टेस्टिमोनियल फॉर्म्स भी फिल करा सकते हैं। और जब भी आप बच्चे के बारे में कुछ कह रहे हैं या स्कूल के बारे में कुछ कह रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रहना है। देन पोस्ट पीटीएम के बाद आपको क्या करना है, इवेंट कंप्लीशन रिपोर्ट देनी है कोऑर्डिनेटर को, और टेस्टिमोनियल्स जो भी पेरेंट्स ने फिल किए हैं वो सभी आपको सबमिट करने हैं कोऑर्डिनेटर को सेम डे पर। और अगर कोई मेजर इशू है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मीन्स जब आप पेरेंट्स को उनके बच्चों के रिपोर्ट कार्ड शो करते हैं तो आपको उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एक्सप्लेन भी करनी है, क्योंकि हो सकता है कि पेरेंट्स उसे सिर्फ ग्रेडिंग की तरह देखें कि ठीक है यहाँ पर बी ग्रेड है, यहाँ पर सी ग्रेड है, वो इस चीज़ पर इतना फोकस ना करें जितना करना चाहिए। तो इसलिए वो हर चीज़ को बिल्कुल इम्पोर्टेंस के साथ देखें एंड उस चीज़ को प्रॉपरली समझ पाएँ, एक्चुअल परफॉर्मेंस समझ पाएँ उस बच्चे का। इसलिए आपको एज अ टीचर उन्हें प्रॉपरली समझाना होगा कि ये परफॉर्मेंस कैसी रही। एंड ये परफॉर्मेंस समझाने के लिए अगेन हमें ग्रेडिंग स्केल सिस्टम का यूज़ करना होगा। यहाँ पर हम 3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल यूज़ करते हैं। ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया है, राइट। एंड देन 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है। ये दोनों ग्रेडिंग स्केल सिस्टम जो भी आपने रिपोर्ट कार्ड में यूज़ किया है, आप उसे अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पर क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये ग्रेडिंग स्केल सिस्टम, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट अगेन। Now proceeding to the next topic, steps for the improvement of the performance of slow learners. Means हमें पता है कि जो slow learners होते हैं, ऐसे बच्चे चीज़ों को सीखते हैं पर उनकी स्पीड धीरे होती है सीखने की, एंड इसी वजह से क्योंकि वो धीरे सीख रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट होती है। तो उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए यहाँ पर अब हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे। हमें रेमेडियल मेजर्स इंट्रोड्यूस करने होंगे। मींस ऐसे मेजर्स जिससे उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, उसको सपोर्ट मिल पाए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। ऐसे मेजर्स हमें लेने होंगे एज अ टीचर। एंड हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट की अपनी एबिलिटी है एंड उसका अपना लेवल है लर्न करने का। हम सभी स्टूडेंट्स को एक ही रेमेडी के साथ ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हमें सभी के लिए अलग अलग रेमेडियल मेजर्स यहाँ पर डेवलप करने होंगे। मींस अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है ए, वो अगर फास्ट लर्नर है, और एक स्टूडेंट है बी, वो स्लो लर्नर है, तो दोनों के लिए ही अलग अलग रेमेडी मेजर्स होंगे उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही उसके रेमेडियल मेजर्स को डेवलप करना होगा।
क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग रेमेडियल मेजर्स होंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं ये समझने के लिए कि रेमेडियल मेजर्स किस तरह के होते हैं। तो जैसे सपोज करते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसकी एरोबिक कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी एरोबिक कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने उसे कुछ मेजर्स सजेस्ट किए हैं। तो ये सभी मेजर्स हैं, लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। हमने एरोबिक कैपेसिटी के बारे में पहले भी डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि एरोबिक कैपेसिटी का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप काम को कितनी देर कर सकते हैं, वही होती है एरोबिक कैपेसिटी। उसी चीज़ को यहाँ पर डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया गया है। और साथ ही ये बताया गया है कि अगर आप कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं तो इससे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इम्प्रूव होता है, अच्छे से ऑक्सीजन कैरी हो पाती है एंड हेंस आपकी एरोबिक कैपेसिटी इंक्रीज होती है। कार्डियो ट्रेनिंग के लिए सबसे सिंपल स्टेप है वॉकिंग और रनिंग। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बनाए रखने के लिए आप वॉकिंग भी कर सकते हैं या फिर रनिंग भी कर सकते हैं एंड किसी भी टाइम जो टाइम आपको सूट करता है। देन नेक्स्ट इज जंपिंग रोप। अगर आप रोप जंप करते हैं तो इससे आपकी 1 मिनट में 13 कैलोरीज बर्न होती हैं एंड इससे क्विक वर्कआउट भी हो सकता है, तो इसलिए इससे आपकी एरोबिक कैपेसिटी इंप्रूव होती है। अगर आपको लग रहा है कि वॉकिंग या रनिंग के हिसाब से बहुत गर्मी है तो आप स्विमिंग भी ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आपकी मसल, शोल्डर, आर्म्स सभी की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। देन नेक्स्ट इज साइकिलिंग। इसको आप डबल तरह से यूज़ कर सकते हैं। लाइक सबसे पहला तो आप अपने एरोबिक वर्कआउट के लिए यूज़ कर सकते हैं और सेकेंडली आपको कहीं पर जाना है, नियर बाय प्लेस है, तो आप वहाँ पर इजीली लो कॉस्ट पर जा सकते हैं क्योंकि साइकिल इतनी महंगी भी नहीं होती है और ये इको फ्रेंडली भी होती है, कोई पॉल्यूशन भी नहीं करती एंड इससे आपकी लेग स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। देन नेक्स्ट इज डांसिंग। आप इस तरह के डांस ट्राई कर सकते हैं जो फास्टर स्टाइल के होते हैं, जैसे जैज, हिप हॉप, अफ्रीकन, लेटिन अमेरिकन। इस तरह के फास्टर स्टाइल से आप अपना एरोबिक वर्कआउट कर सकते हैं और आप इंजॉय भी कर पाएंगे। यहाँ पर डांसिंग के थ्रू भी आप अपनी एरोबिक कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।